नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? बीपीएससी से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन से संबंधित स्ट्रेटजी और प्लानिंग की पीडीएफ आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है, उसका सिलेबस और टॉपर का रिजल्ट भी एमपीएन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गीतिका कौल। भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई हैं। गीतिका को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रेरण प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्राप्त हुई है। अक्टूबर 2022 में बीएसएनएल ने 15,500 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में एक नया बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किया था। जनवरी 2023 में कैप्टन शिवा चौहान ने इतिहास रचते हुए सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनने का गौरव हासिल किया था। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 किस शहर में आयोजित की गई? मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 वाज हेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इस चैंपियनशिप का आयोजन बेंगलुरु के कोरमंगला इंडोर स्टेडियम में किया गया। यह पहला मौका है जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने भाग लिया। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल FIVB वॉलीबॉल के सभी रूपों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में स्थित है। इटली के सर सिकोमा पेरुगिया ने फाइनल में ब्राजील के इताम्बे मिनस को 3-0 से हराया और प्रतियोगिता का अपना दूसरा खिताब जीता। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है? विच इंडियन ओरिजिन नोवेलिस्ट हैज बीन कन्फर्ड विद सिंगापुर्स हाईएस्ट आर्ट ऑनर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मीरा चंद। सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय मीरा चंद को कलात्मक उत्कृष्टता और देश की कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में इनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडलियन से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने मीरा को साथी उपन्यासकार सुचैन क्रिस्टिन लीम और मलय नृत्य के दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद के साथ यह अवार्ड दिया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? हु हैज अचीव्ड द टॉप पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड 2023 रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उर्सुला वॉन डेर लेयन। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला को फोर्ब्स ने पहला स्थान दिया है। इन्हें जुलाई 2019 में यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड हैं, जिन्होंने इस साल अपने काम से लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है। लेगार्ड 1 नवंबर 2019 को यूरोपीय सेंट्रल बैंक की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी थी। यदि आप 17वीं बीपीएससी परीक्षा के करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। 2020 से लेकर के 2022 तक सिर्फ करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स ही एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध था, जिसमें हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सभी एग्जाम्स की डिटेल। 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए, जो कि 2023 में आयोजित किया गया था, डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया गया करंट अफेयर्स के अलावा। और 30 से बढ़ करके ये टैली चला गया है 45।
और इस बार 70वीं बीपीएससी के लिए हमने एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है और असली धमाका होगा 2024 में। तीनों कोर्स मिला करके 70वीं बीपीएससी में हमारा टैली का टारगेट है 120, यानी 150 में से 120 प्रश्न टैली करना है और सिलेक्शन को पक्का करना है। दोस्तों, इन एग्जाम्स में एम्पियन एकेडमी ऐप से टैली किए गए सारे प्रश्नों की पूरी डिटेल वीडियो के रूप में आपको टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? 3 तरह के कंटेंट मिलेंगे। वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल का, एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। कुल 50 पीडीएफ के लगभग आपको साल भर में प्रोवाइड किया जाएगा, तो 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल के 12 पीडीएफ मिलेंगे, हर एक महीने का एक पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा, कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर लेंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स के 14 पीडीएफ आपको मिलेंगे, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ भी प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ भी। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, कुल 7 घंटे। इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का करंट अफेयर्स आप एक बार रिवाइज कर पाएंगे। एम्पियन एकेडमी ऐप पर 2 प्रकार के टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, बिल्कुल न्यू बीपीएससी और यूपीएससी स्टाइल वाले एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। टोटल 36 सेट मिलेगा आपको, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, और एक टेस्ट में प्रश्नों की संख्या रहेगी 100। दूसरा टेस्ट है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, होल सिलेबस का टेस्ट आपको मिलेगा। एक टेस्ट में 120 प्रश्न रहेंगे और सेट की संख्या रहेगी 25। दोनों टेस्ट सीरीज आपको निगेटिव मार्किंग के साथ उपलब्ध है। आपको 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी टाइप कीजिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी देने के बाद ऐप खुलेगा। स्टोर सेक्शन में नीचे चले जाइएगा, वहां पर आपको कोर्सेस मिलेंगे। 3 प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध हैं। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स 70वीं बीपीएससी के लिए, टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के एनसीईआरटी और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। कोर्स पर क्लिक करते ही नीचे पेमेंट का लिंक मिलेगा। बहुत ही मामूली शुल्क के साथ ये टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पेमेंट करते ही कंटेंट सेक्शन में आपको सारे स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फोर्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट 2023 में कितने भारतीयों को जगह मिली है? हाउ मेनी इंडियंस हैव गॉट ए प्लेस इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन इन द वर्ल्ड इन 2023 रिलीज बाय फोर्ब्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। निर्मला सीतारमन को 32वां स्थान मिला है। ये लगातार 5वीं बार है जब निर्मला ने इस सूची में जगह बनाई है। 2022 में वे 36वें स्थान पर रही थीं। अन्य 3 भारतीय महिलाओं में शामिल हैं HCL की CEO रोशनी नाडर मल्होत्रा 60वें रैंक पर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोमा मंडल 70वें स्थान पर और बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार शाह 76वें स्थान पर। जेमिनी AI को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? जेमिनी AI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल्फाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने ओपन AI के चैट जीपीटी को कड़ी टक्कर देने के लिए अपना एडवांस्ड AI मॉडल जेमिनी AI लॉन्च कर दिया है। यह गूगल डीप माइंड का पहला AI मॉडल है। इसकी टक्कर चैट जीपीटी के अलावा मेटा के लामा 2 से भी होगी। जेमिनी AI मॉडल इंसानों के इंटरसेक्शन से इंस्पायर्ड है। इंसान किस तरह आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इसके आधार पर यह तैयार किया गया है। टाइम के 2023 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चोजन एज द टाइम्स 2023 पर्सन ऑफ द ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेलर स्विफ्ट। 1927 में फ्रेंचाइजी शुरू होने के बाद से यह पर्सन ऑफ द ईयर कवर पर 2 बार दिखाई देने वाली पहली महिला हैं। मशहूर यूएस सिंगर टेलर स्विफ्ट को 2017 में भी पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया था, जब उन्हें चुप्पी तोड़ने वाले में से एक के रूप में पहचाना गया था, जिन्होंने महिलाओं को यौन दुराचार के खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित किया था। 33 वर्षीय स्विफ्ट ने अपने पूरे करियर के संगीत का प्रदर्शन करते हुए अपने एरास टूर पर दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित किए हैं। टाइम पत्रिका ने 2022 में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। भारत के किस नृत्य को यूनेस्को ने मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? विच डांस ऑफ इंडिया हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन इट्स लिस्ट ऑफ इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गरबा। 5 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए बनाई गई यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की
सुरक्षा के लिए 2003 कन्वेंशन के तहत गरबा नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की घोषणा की गई। 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान गुजरात में लोकप्रिय गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अमेरिका में नासा के साथ मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर्स विद नासा इन द यूएस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अक्षता कृष्णमूर्ति। डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति MIT से PhD होल्डर हैं और वह पूर्णकालिक अवसर के लिए नासा में शामिल हुई हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहकर कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली महिला थीं। 9 दिसंबर 2006 और 22 जून 2007 के बीच 29 घंटे और 17 मिनट तक चलने वाली 4 स्पेस वॉक पूरी की। इससे पहले 1997 में भारत की कल्पना चावला ने नासा के कोलंबिया अंतरिक्ष शटल में सवार होकर अंतरिक्ष में 15 दिन और 16 घंटे बिताए थे। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? हु हैज बीन नेम्ड एज CEO ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन ने OpenAI द्वारा विकसित चैट GPT, फुल फॉर्म क्या है चैट GPT का? चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर के संस्थापक हैं, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी को 2023 एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा 29 नवंबर 2023 को उच्च स्तरीय वर्चुअल संवाद महासागर के किस संस्करण को आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ द हाई लेवल वर्चुअल डायलॉग महासागर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेवी ऑन 29 नवंबर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला एडिशन। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के विभिन्न देशों के समुद्री प्रमुखों ने हिस्सा लिया। थीम क्या था इसका? कलेक्टिव मेरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस, यानी सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने की दिशा में सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। महासागर का तात्पर्य क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु समुद्री दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्धता है। इसमें बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और तंजानिया की नौसेनाओं और समुद्री एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। यह दिल्ली, फरीदाबाद और गुड़गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ दक्षिण दिल्ली जिले में स्थित है। इस तक दिल्ली और हरियाणा के कई बिंदुओं से पहुंचा जा सकता है। अभी न्यूज में क्यों है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा इस अभयारण्य में प्रस्तावित वॉक विद वाइल्ड लाइफ कार्यक्रम के संबंध में चिंता जताई है। तेंदुओं सहित अभयारण्य के जीवों की सटीक गिनती की कमी के संबंध में सवाल उठे, जिससे वन्य जीवों की संख्या जाने बिना लोगों को वन्य जीवों से परिचित कराने के बारे में न्यायालय को संदेह हुआ है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस नाम से एक अत्याधुनिक तकनीक पेश की है? बाय विच नेम हैज इंडियन रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गजराज सुरक्षा। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। भारतीय रेलवे इस तकनीक को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है। 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दुबई। 1994 में लागू होने के बाद से UNFCCC ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता के लिए आधार प्रदान किया है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और पेरिस समझौता 2015 जैसे ऐतिहासिक समझौते शामिल हैं। पार्टियों का पहला सम्मेलन COP1 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित किया गया। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इसमें पहला ग्लोबल स्टॉकटेक शामिल था, जहां देशों ने पेरिस समझौते में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का आकलन किया और कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम हैज वन द टाइटल ऑफ सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पंजाब।
अपने कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में हॉकी पंजाब ने निर्धारित समय तक मैच 2-2 से बराबर होने के बाद हॉकी हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में 9-8 के करीबी अंतर से हरा दिया। यह टूर्नामेंट के 13वें संस्करणों में हॉकी पंजाब का चौथा खिताब है। यह टूर्नामेंट 17 से 28 नवंबर तक चेन्नई तमिलनाडु के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। मेजबान तमिलनाडु की टीम इस टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रही। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल स्वदेश निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल इंडिजिनसली बिल्ट आरोग्य मैत्री क्यूब हैज बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम हरियाणा में। इसमें 200 रोगियों तक के इलाज की क्षमता है। इसे आपातकालीन स्थल पर 1 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी भी आपातकालीन क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र में किया जा सकता है। तिरुवनंतपुरम केरल स्थित भारत सरकार की कंपनी HLL लाइफ केयर आरोग्य मंत्री क्यूब के निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है? इन विच इंस्टीट्यूट हैज द डीप टेक स्टार्टअप प्रमोशन कैंपेन नेम्ड समृद्धि कॉन्क्लेव बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT रोपर। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कृषि और जल प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान का उद्घाटन किया। इसका आयोजन प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र iHub अवध द्वारा किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? Who has become first woman officer to hold the post of Director General of Indian Council of Forestry Research Education? The right answer is option number A, कंचन देवी। मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच की IFS अधिकारी कंचन देवी को देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 दशकों से अधिक की सेवा के बाद वह यह पद संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्यरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 2023 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे घोषित किया गया है? विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रीज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा कराए गए वोटिंग में शब्द रीज को 32,000 से अधिक वोट मिले, जिसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे 2023 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया। रीज शब्द करिश्मा शब्द से लिया गया है। रीज एक व्यक्ति की शैली, आकर्षण, चार्म, स्टाइल के माध्यम से एक रोमांटिक साथी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। 2022 में गोबलिन मोड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। अर्मेनिया के येरेवन में 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय दल ने 3 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक प्राप्त किए। भारत की युवा मुक्केबाज पायल 48 केजी, निशा 52 किलोग्राम और आकांक्षा 70 किलोग्राम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पायल ने अर्मेनिया की पेट्रोसियन हेगिन को हराकर भारत को प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। भारतीय तटरक्षक ICG द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स 9 किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट वाज द 9th नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोलरेक्स 9 कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। वाडीनार गुजरात में आयोजित इस प्रतिक्रिया अभ्यास ने राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना के प्रावधानों का उपयोग करके समुद्री तेल रिसाव के प्रत्युत्तर में विभिन्न संसाधन एजेंसियों के बीच तैयारियों एवं समन्वय के स्तर का परीक्षण करने के अपने उद्देश्य को पूरा किया। पहले सर्वेक्षण पोत वृहद संध्याक को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसका निर्माण किसने किया है? द फर्स्ट सर्वे शिप लार्ज संध्याक was handed over to the Indian Navy. Who built it? The right answer is option number C, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत वृहद में से पहला संध्याक यार्ड 3025 भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इन 4 सर्वेक्षण पोतों के लिए 30 अक्टूबर
2018 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका निर्माण 12 मार्च 2019 को आरंभ हुआ। संध्याक को तैयार करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द थर्ड वुमन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई है। इन्होंने 2023 फोर एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान 2500 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर यह कारनामा किया। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली अब भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। वैशाली और इनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद की जोड़ी ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई की जोड़ी है। दोस्तों, अब आगे के प्रश्न आपको यूपीएससी स्टाइल के मिलेंगे। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स, ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स ज्ञान। सही उत्तर का चयन करना है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही। यह उच्च शिक्षा के लिए है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा का इस्तेमाल करना है, यह भी सही है। इसके अब तक 2 चरण पूरे हो चुके हैं, गलत। इसके अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। न्यूज़ में भी क्यों है? 8 वर्ष की यात्रा के बाद, जिसमें कोविड-19 के दौरान एक संक्षिप्त विराम भी शामिल है, शिक्षा मंत्रालय ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स ज्ञान के चौथे चरण को पुनः शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए विश्व भर के प्रतिष्ठित विद्वानों को आमंत्रित करना है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान NIEPA ने योजना का मूल्यांकन करने के बाद इसे जारी रखने की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। सही उत्तर का चयन करना है। इसे नवंबर 2008 में जन औषधि योजना के रूप में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही। 2014-15 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स पटना में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। नहीं, पटना में नहीं, बल्कि एम्स देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम भी लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन का भी शुभारंभ किया। उड़ान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उड़ान स्कीम। सही उत्तर चुनना है। इसे 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत पहली उड़ान को शिमला से जयपुर को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी। नहीं, इस योजना के तहत पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली को जोड़ने के लिए शुरू की गई थी, तो यह गलत हो गया। इसके अंतर्गत कुल स्कोप लक्ष्य वर्तमान हवाई अड्डा 486 है, सही है। 2023-24 के बजट में सरकार ने इस योजना के लिए 1244 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, ये भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4। न्यूज़ में भी क्यों है? केंद्र की उड़े देश का आम नागरिक उड़ान पहल ने पूर्वोत्तर राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ने वाले 4 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दी है। ये मार्ग असम को थाईलैंड और बांग्लादेश, मणिपुर को म्यांमार तथा त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। गलत उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। नहीं, गलत है यह। IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद हुई थी और यह 17 मार्च 1958 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। भारत 1949 में इसमें शामिल हुआ। नहीं, गलत है। भारत 1959 में इसमें शामिल हुआ था। इसके 175 सदस्य देश और 3 सहयोगी सदस्य हैं, यह सही है। गलत उत्तर चुनना था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब, केवल 1 और 2। अभी न्यूज में क्यों है? भारत को IMO परिषद के लिए फिर से चुना गया है। यह पुनर्निर्वाचन वर्ष 2024-25 द्विवार्षिक का हिस्सा, जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 राज्यों की श्रेणी में रखता है और वैश्विक समुद्री मामलों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC। सही उत्तर चुनना है।
यह मई 1963 में स्थापित FAO WHO खाद्य मानक कार्यक्रम में कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार निकाय है। सही है। वर्तमान में इस आयोग के कुल 172 सदस्य हैं। नहीं, वर्तमान में इस कमीशन में कुल 189 सदस्य हैं, जिसमें 188 देश और यूरोपीय संघ हैं। भारत वर्ष 1964 में इसका सदस्य बना था। सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3। अभी न्यूज में क्यों है, भारत को रोम में खाद्य और कृषि संगठन FAO मुख्यालय में अपनी 46वीं बैठक के दौरान CAC की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। सही उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। सही है। यह पर्यावरण से संबंधित 5 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। नहीं, यह गलत है। 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। कौन कौन से ये 7 कानून है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980, चौथा है वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव वर्तमान अध्यक्ष हैं। चेयरपर्सन है करंट। बिल्कुल सही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अभी न्यूज में क्यों है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में गुड़गांव के रिठोज गांव में अवैध खनन संबंधी चिंताओं को दूर करने में विफलता के लिए हरियाणा राज्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA। सही उत्तर चुनना है। यह 24 जुलाई 2020 से प्रभावी है। सही है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बिल्कुल सही। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता मुख्य आयुक्त निधि खरे कर रही है। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। न्यूज़ में अभी क्यों है, CCPA ने डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन 2023 के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जारी किए गए ये दिशा निर्देश उपभोक्ताओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नियोजित भ्रामक प्रथाओं से बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट्स और ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को ऐसे कार्य के लिए नियोजित रणनीतियों को संदर्भित करता है जो उनका इरादा नहीं है, या उन व्यवहारों को हतोत्साहित करता है जो कंपनियों के लिए फायदेमंद नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।